सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा मिलता है ना। करेंट अफेयर के लिए तो मंथली जो मैगजीन आती है एसपीडी का हम किए थे। वो जीके के लिए लूसेंट पढ़े थे, खान सर का जो नोट्स पढ़े थे। प्रीवियस ईयर का इतना रोल है कि आप जो उसको बनाइएगा तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका सही होगा, और कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, बस उतना ही उसका रोल है, और पैटर्न पता चलता है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नंबर कम ही आएगा। अगर नंबर कम आ रहा है तो पहले उस पार्ट को आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, उस पर टाइम देना पड़ेगा, तब उसके बाद मॉक में नंबर आएगा। नहीं तो बिना पढ़े कीजिएगा तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक आए तो 2 मारेंगे। अब उसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका एनालिसिस, कि आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, कैसे बनेगा, उसका फैक्ट जानना ज़रूरी है। रूटीन का तो ऐसे कोई खास रोल है नहीं, लेकिन आपको जिस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है उसी टाइम में पढ़े, किसी कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोटिव है कि आपको किसी तरह पढ़ के क्रैक करना है। यही रूटीन बनाने नहीं बनाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी बनाए रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यूटी मतलब कि ज़रूरी है। 2 या 3 रहेगा तो अच्छा से ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तो उसमें फैक्ट याद हो जाते हैं। जैसे कि कोई पूछा, आपको नहीं पता है तो दूसरे आदमी को तो पता है तो वो बताएगा, तो उससे ज़्यादा दिमाग कैप्चर करता है। ऐसे अपने अपने पढ़ने से पता नहीं चलता कि क्या पढ़े हैं, क्या याद है, क्या नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये याद है, ये नहीं याद है। नहीं, टाइपिंग पहले से ज़रूरी है, क्योंकि मेरा भी वही हुआ कि टाइपिंग पहले से था नहीं, लास्ट में 1 महीना टाइम था, उसमें क्लियर नहीं हुआ। एनटीपीसी मतलब ग्रेजुएट लेवल में भी मेरा टाइपिंग था, और इसमें भी। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है मुकेश जी, जो कि ट्रेन क्लर्क्स को क्वालिफाई किए हैं एनटीपीसी की वैकेंसीज में। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट से आप जानिएगा स्ट्रेटेजी, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं वेस्ट चंपारण का रहने वाला हूँ। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम भूली रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक है। और आपका जो मोड था एजुकेशन का, वो हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था? मेरा हिंदी मीडियम था। और आपने रेलवेज की तैयारी कब से स्टार्ट की थे? रेलवे की तैयारी 2019 से। 2019 से। और इससे पहले आपने रेलवे को ही तैयारी में बनाया था या फिर दूसरे कुछ में तैयारी कर रहे थे? नहीं, मतलब गेट की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले आपने और कौन सा एग्जाम दिया? इससे पहले दरोगा का दिए थे और CGL दिए थे। CGL दिए थे। और उस समय क्वालिफाई नहीं हो पाया आपका ना? नहीं, CGL में 2022 या 21 वाला में मेंस में नहीं हुआ, और दरोगा का PT नहीं हुआ। और चलिए अब हम इनसे जानते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए। मैथ आपने कहाँ से पढ़ा था? मैथ मैंने ऑनलाइन किया था,
ये खान सर के और ऐप से। कोर्स लिए थे? हाँ, कोर्स लिए थे, क्रैश कोर्स लिए थे एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी के लिए। हाँ। और जैसा कि मैथ में आपने को और भी कोई बुक फॉलो किया था ऑफलाइन में? ऑफलाइन में प्रीवियस ईयर का था, रेलवे का, उसी को बनाए थे। उसी को बनाए थे। ऐसे जैसे कोई नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जैसे बेसिक बुक बोला जाए तो कौन सा बेसिक बुक फॉलो करें? बेसिक बुक तो जिसमें प्रैक्टिसेस ज़्यादा दी हुई है। हाँ, वैसा जैसे आर.एस. अग्रवाल को ऐसा कुछ? हाँ, आर.एस. अग्रवाल पहले हम बनाए थे, उसके बाद इसका क्रैश कोर्स लिए थे। आर.एस. अग्रवाल में कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए रहते हैं? उसमें तो बहुत सारा है, एक चैप्टर में कम से कम 150 से ऊपर। मतलब उसमें अगर कोई बच्चा बनाता है तो उसमें अच्छी प्रैक्टिसेस हो सकती है उसकी? नहीं, उसको सिर्फ बनाने से क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, ताकि अब तो उसका पैटर्न भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो उसके लिए आपको उसका कंसेप्ट मेन है, कंसेप्ट अगर जानिएगा तो आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। और आप जैसा मैथ बनाए थे तो मैथ्स में आप ट्रिक से भी बनाए थे क्या? एग्जाम में उसका कुछ फायदा हुआ था क्या? देखिए, ट्रिक्स तो जब बेसिक जान लीजिएगा तो ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ट्रिक्स लगा पाइएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम में ट्रिक का कुछ फायदा होता है? ट्रिक का तो फायदा है टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अभी ट्रांस कलर की भी फॉर्म आई है, एनटीपीसी की वैकेंसी जैसे बच्चों ने भर दिया है, तो जैसे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो मैथ में कितना टाइम दे एक दिन में? ऐसे तो मैथ में सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा मिलता है ना। और जो हो गया आपका जनरल स्टडीज और हाँ, जनरल स्टडीज और साइंस भी देखना पड़ेगा। अब हम लोग रीजनिंग के बारे में जानेंगे। रीजनिंग को बच्चे कैसे करें? रीजनिंग के लिए जो उसका रीजनिंग के लिए अधिकतर मतलब प्रैक्टिस हम किए थे, लेकिन इसका कोर्स नहीं लिए थे, प्रीवियस ईयर से तैयारी किए थे। आपके टाइम में रीजनिंग का क्वेश्चन का लेवल कैसा था? लेवल अच्छा ही था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपको परेशानी हुई हो रीजनिंग के? हाँ, सिलोजिज्म था और कथन निष्कर्ष, उसमें हर टॉपिक से एक एक पूछता था, एक एक या दो दो, कम से कम लेंदी क्वेश्चन था वो, सीटिंग अरेंजमेंट और ये कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, ये मतलब सब में पूछता है। और जैसा कि रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बच्चे मतलब कितना टेस्ट समय दें? इसमें तो रीजनिंग में भी समय देना, क्योंकि अगर रीजनिंग आप नहीं बनाइएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। अगर इसका जो कथन निष्कर्ष है, सिलोजिज्म है, पूर्व धारणा, ये सब में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और जो टॉपिक है उसमें प्रीवियस ईयर से भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तो आपको कंसेप्ट जरूरी है। और जैसा कि एनटीपीसी में पूछा जाता है 40 मार्क्स का जीएस पूछा जाता है, जीएस में आपका करंट वगैरह भी है, करंट अफेयर को कैसे करें? करंट अफेयर के लिए तो मंथली जो मैगजीन आती है एसपीडी का हम किए थे, और जो करंट का हम सिर्फ यही पढ़े थे, और जो जीके के लिए लूसेंट पढ़े थे, खान सर का जो नोट्स पढ़े थे। तो लूसेंट को आपने पूरा खत्म कर दिया? हाँ, लूसेंट को तो कई बार पढ़ना पड़ता है, ऐसे तो रट्टा मराएगा नहीं, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जैसे लूसेंट बच्चे पढ़ लेते हैं, मान लीजिए एक बार किसी ने पढ़ा तो उसमें भूल भी जाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करना चाहिए। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से याद ना हो पाएगा। और एग्जाम को क्रैक करने में प्रीवियस ईयर का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर का इतना रोल है कि आप जो उसको बनाइएगा तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका सही होगा, और कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, बस उतना ही उसका रोल है, और पैटर्न पता चलता है। पैटर्न पता चलता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दिया था क्या? हाँ, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया। कहाँ से दिया था आपने? ज़्यादा दिए थे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से। हाँ। तो
अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट देता है हम्म, तो मान लीजिए उसका 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 में 50 क्वेश्चंस, हम्म। और वो डीमोटिवेट हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नंबर कम ही आएगा। अगर नंबर कम आ रहा है तो पहले उस पार्ट को आपको चिन्हित करना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है, उस पर टाइम देना पड़ेगा, तब उसके बाद मॉक में नंबर आएगा। नहीं तो बिना पढ़े कीजिएगा तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। एक दिन में कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? ऐसे नॉर्मली अभी एग्ज़ाम का टाइम नहीं दिया है तो कम डेली एक मार सकते हैं मॉक से। अगर जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो दो मारेंगे। अब उसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका एनालिसिस, कि आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, कैसे बनेगा, उसका फैक्ट जानना ज़रूरी है। और जैसा CBT 1 और CBT 2 में सेम स्ट्रेटेजी रहती है या फिर वो थोड़ा एडवांस होता है, उसमें कुछ अलग करना पड़ता है? नहीं, CBT 1 में तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता है, और CBT 2 में 90 मिनट में 120, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा। लेवल लगभग सेम ही रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है 20 गो। और रूटीन का कुछ रोल है क्या? रूटीन का तो ऐसे कोई खास रोल है नहीं, लेकिन आपको जिस टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है उसी टाइम में पढ़िए। किसी कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सुबह में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, शाम में या रात में। मोटिव है कि आपको किसी तरह पढ़ के क्रैक करना है, यही तो है। रूटीन बनाने नहीं बनाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी बनाए वो रेगुलर होना चाहिए। कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब कि ज़रूरी है। और जैसा कि आपने जीएस के बारे में बोला कि बच्चे बढ़ते बढ़ते भूल भी जाते हैं, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन क्या कोई अहम रोल अदा करता है? हाँ, ग्रुप डिस्कशन ऐसे ज़रूरी है, लेकिन मान लीजिए कोई 2 लड़के भी हैं तो वो भी कर सकते हैं खुद में? हाँ, सबसे अच्छा तो वही है 2 आदमी। अगर 2 से 3 4 हुआ तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी हो जाएगी। 2 या 3 रहेगा तो अच्छा से ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तो उसमें फैक्ट याद हो जाते हैं। जैसे कि कोई पूछा, आपको नहीं पता है तो दूसरे आदमी को तो पता है तो वो बताएगा, तो उससे ज़्यादा दिमाग कैप्चर करता है। ऐसे अपने अपने पढ़ने से पता नहीं चलता कि क्या पढ़े हैं, क्या याद है, क्या नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने के बाद पता चलता है कि हाँ ये याद है, ये नहीं याद है। और जैसे सोशल मीडिया का रोल में अभी बच्चे फॉर्म भर देते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम तो आएगा, बाद में आएगा, और पढ़ते नहीं है, सीरियस नहीं होते हैं, इधर उधर सोशल मीडिया में भी देखते हैं, रील्स में, फेसबुक में इधर बिजी रहते हैं, तो उसको क्या एग्जाम क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम होगी उनको? देखिए, सोशल मीडिया तो ऐसे टाइम बर्बाद करता है, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में थोड़ा मतलब दिमाग फ्रेश के लिए देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना। उसमें रील देखिएगा तो पता नहीं चलता है कि 1 घंटा कब बीत गया, बस उसी कंट्रोल करना है। और बहुत सारे बच्चे जैसे उसका यूज भी करते हैं, उनमें क्लासेस उनकी डाउट होती है वो देख लेते हैं, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड आप देख सकते हैं, जिसमें मान लीजिए कोई सवाल बना रहे हैं मैथ का, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं और उससे क्लियर आप हो जाएगा। और साइंस के लिए बता दें, साइंस के लिए बच्चे कैसे पढ़े? क्या बेसिक उनका कोई बुक? ऐसे साइंस के लिए तो हम फॉलो किए थे, प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और जो लूसेंट का जो थ्योरी दिया है वही पढ़े थे। और एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी तो बेसिक है, तो क्लियर होना ही चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर एनसीईआरटी आपके क्लियर है तो कोई बीपीएससी हो या और कोई एसएससी, उसमें भी आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे इस बार की एनटीपीसी वैकेंसी में फॉर्म्स वैकेंसी कम है और फॉर्म भरने वाले लाखों बच्चे हैं, तो क्या इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है? सीट कम है तो कंपटीशन तो ज़्यादा ही होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि लोग तो उतना ही भरेगा। पिछली बार कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी थी, इस बार कम है, लगभग 10,000। हाँ, इस बार है लगभग 11,000 समथिंग है। पिछला बार तो बहुत ज़्यादा था, तो उससे फर्क पड़ सकता है। तो उसमें कितना मेहनत करना चाहिए एक बच्चे को? ऐसे रेगुलर आप
6-7 घंटा तो पढ़िएगा ही, अगर क्लास व्लास छोड़ के। अगर आप कहीं क्लास करते तो वो कीजिए, उसके बाद 5-6 घंटा तो आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं करते, जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाते हैं, रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते। तो रिवीजन का क्या रोल अदा करता है एग्जाम को क्रैक करने में? तो रिवीजन तो सबसे मस्ट है। मान लीजिए कोई पढ़िएगा कोई टॉपिक, उसको एक बार पढ़िए तो 1 से 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। लेकिन उसको रिवीजन करते रहिएगा तो ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो ट्रेंस क्लर्क में आपने यही पोस्ट सजेस्ट किया था, मतलब यही पोस्ट आपने चुना था या फिर कोई दूसरा? ऐसे तो और मतलब कि टाइपिंग में भी मेरा क्लियर था, लेकिन टाइपिंग नहीं क्लियर हो पाया, और तो बिना टाइपिंग वाला मिला वेटिंग लिस्ट में। ऐसे बहुत सारे बच्चे, जैसे टाइपिंग का पोस्ट है एनटीपीसी में, तो बहुत सारे बच्चे का टाइपिंग अभी नहीं है, तो क्या पहले से करके रखे रेडी या फिर एग्जाम के क्रैक करने के बाद कर सकते हैं? नहीं, टाइपिंग पहले से जरूरी है, क्योंकि मेरा भी वही हुआ कि टाइपिंग पहले से था नहीं, लास्ट में 1 महीना टाइम था, उसमें क्लियर नहीं हुआ। एनटीपीसी मतलब ग्रेजुएट लेवल में भी मेरा टाइपिंग था और इसमें भी, बस उसमें नहीं हुआ। कहीं ना कहीं टाइपिंग को पहले से रेडी करके रखना। हाँ, टाइपिंग, अगर टाइपिंग मतलब कि एनटीपीसी का अच्छा पोस्ट चाहिए, जैसे स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, इसमें टाइपिंग नहीं है, और एक टिकट सुपरवाइजर है, उसमें नहीं है। अगर उससे 3 या 4 को टाइपिंग वाला पोस्ट है, अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो उसके पहले से आपको टाइपिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों का जो रहता है, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि मेडिकल को लेके बहुत प्रॉब्लम रहता है। वो बोलते हैं कि मेडिकल को हम पहले ही चेकअप करा लें या फिर डीबी के टाइम या फिर बाद में कराएं। मेडिकल का आपको तो पहले पता करवाना पड़ेगा कि आपका मतलब कि स्टैंडर्ड आई का A1 है, A2 है, B1 B2। अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। इससे पहले पता होना चाहिए कि जैसे कि गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, इसमें A2 जरूरी है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर A2 से नीचे जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा वो पोस्ट। और टाइपिंग के लिए तो चश्मा अलाउ है, चाहे ट्रेंस कलर के लिए अलाउ है। हाँ, तो वो ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, चश्मा अगर अलाउ है तो आप सही से कर सकते हैं ना। और जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि फॉर्म में गलत भर देते हैं, उनका कुछ सिल्ली मिस्टेक हो जाता है, मेल की जगह फीमेल कर देते हैं, तो वैसा कुछ जब डीबी होता है तो उनको क्या छट दिया जाता है? ऐसे उतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन नाम में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो उसके लिए एफिडेविट लगता है। आपका ऐसा कुछ इश्यू नहीं होता? उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो और भी लोग जो आपके होंगे जान पहचान में, वो लोग भी कोई एफिडेविट करा के दिए? हाँ, जो मेरे साथ एक गुड्स गार्ड का हुआ था, उसका भी नाम में कुछ गड़बड़ था, फादर्स नेम में, तो वहीं पे महेंद्रू में पटना में डीबी हुआ दोनों आदमी का, तो वहीं पे वकील बुला के और एफिडेविट बनवा लिया गया। एफिडेविट बनवा लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, मतलब हाँ, अगर कुछ सिल्ली मिस्टेक हो जाता है तो वो क्लियर हो जाता है। एफिडेविट बना के ऐसा मतलब पहले से ही ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उनको हटाया नहीं जाता है, टाइम दिया जाता है कुछ कि एफिडेविट करा के ये आपका हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है ना? ठीक। और जैसा आप और भी कोई डिपार्टमेंटल तैयारी कर रहे हैं क्या? सोचे आगे का कुछ? आगे का तो अभी तो पता नहीं, अभी तो इसी यहाँ से जाने के बाद ही सोचेंगे। ऐसे फॉर्म भरे हैं हम भी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का। एनटीपीसी फिलअप किया ना? आपने एनटीपीसी फॉर्म फिलअप किया, आपने कौन सा जोन चूज किया? इस बार तो कलकत्ता डाले हैं, पिछला बार हम डाले थे पटना। बहुत सारे बच्चों को जोन को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा जोन में फिलअप करे वो। हाँ, तो अगर आपको दूर जाना है तो दूर भर सकते हैं, लेकिन नज़दीक में अगर बढ़िया सीट है तो वहाँ भर सकते हैं। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं आपको। अगर आप यहाँ मतलब जहाँ भीड़ है वहाँ फाइट कर सकते हैं तो कहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो तैयारी करेगा उसका तो होगा ही। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे पास में ही हो जाए, ऐसा भी मन में रहता है, दूर जाना नहीं चाहता है। हाँ, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर तैयारी जबरदस्त रहे तो उनका हाँ, तो तैयारी अगर आपका अच्छा है तो आप कहीं भी भरिएगा, होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। एक अप्रोक्सीमेट ट्रेंस क्लर्क की सैलरी क्या है ग्रेड पे में बता दीजिए। ग्रेड पे है 19,900 है,
अप्रोक्सीमेट टोटल कितना हो जाता है? अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा 35-40 के बीच में। अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं बोलते हैं, उनका होता नहीं एग्जाम, लेकिन एग्जाम होने के बाद क्या कुछ अलग रिस्पॉन्स मिलता है? तो मेन दिक्कत है कि आप अपने मतलब कमियों को आदमी नहीं देखता है कि मान लीजिए जब फॉर्म आया तो भर दिया, उसके बाद 1 महीना पहले नोटिस देता है कि एग्ज़ाम होने वाला है। उस टाइम में पढ़िएगा तो उतना मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता, पहले से ही आपको लेके चलना पड़ेगा। जब मान लीजिए फॉर्म भर दिए तभी से चालू हो जाइए, मतलब डेली एक मॉक नहीं लगा सकते तो 3 दिन में 1 सप्ताह में 2 लगा सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था अभी कि फॉर्म भर देते हैं बच्चे और सीरियस नहीं होते हैं एग्जाम को लेकर, सोचते हैं कि 1 महीना आएगा, मेरा एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं खराब है वो। हाँ, खराब क्या, आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 1 महीना में तैयारी नहीं हो पाएगा ना। एक बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ बोल दीजिए कि वो कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें, जो फिर जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। अच्छा, जो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया तो मतलब फॉर्म डालने के बाद से ही मतलब उसका सिलेबस क्या है, मैथ रीजनिंग पर मतलब फोकस देना पड़ेगा। और 2-3 दिन के अंदर मतलब एक सप्ताह में कम से कम 2 सेट अभी लगा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और अलग से कोई भी मॉक लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक भी है और बहुत सारा एप्लीकेशन है, उससे भी आप ले सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक ही है, बहुत सारे एप्लीकेशन टेक्स्ट अवेलेबल रहता है, एनटीपीसी हो या और कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा उपलब्ध है। तो दोस्तों आपने देखा मुकेश जी का इंटरव्यू, जो कि एक ट्रेंड्स कलेक्ट में सेलेक्टेड है और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ पहुंचाएगी। तो मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप बने रहे चैनल। धन्यवाद।